नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कक्षा 8 इतिहास पुस्तक हमारे अतीत भाग 3 के प्रथम अध्याय का कुछ अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम उसी अध्याय का जो कुछ शेष भाग रह गया था उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पिछले वीडियो में कहाँ तक अध्ययन किया था, यानी जो तिथियों की बात चल रही थी उस समय कि तिथियां महत्वपूर्ण क्यों हैं, है ना, उनके बारे में। इसका मतलब ये है कि अब तक जिन तिथियों का महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं थी या नहीं रहेंगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। यानी ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा जो कुछ तिथियाँ दी गई थी, है ना, जिनके बारे में बताया गया था, उनके अलावा भी हमारे लिए बहुत सारी जो नई तिथियां हैं वो महत्वपूर्ण हो जाएंगी। तो आगे देखिए, हम अवधियां कैसे तय करते हैं, यानी अवधि, समय अवधि, है ना, जिसमें एक तिथि होती है ना, निश्चित, और एक होती है समय अवधि। उसमें तिथि निश्चित नहीं होती है, उसमें समय अवधि निश्चित की जाती है ना। देखिए, 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास, यानी राजनीतिक और अर्थशास्त्री थे स्कॉटलैंड के, क्या नाम था, जेम्स मिल। इन्होंने 3 विशाल खंडों में, यानी 3 विशाल भागों में, 3 बड़े भागों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इस नाम से एक किताब लिखी। क्या लिखी? एक पुस्तक लिखी, ठीक है, ब्रिटिश भारत का इतिहास, ठीक है। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। यानी भारत का जो इतिहास था उसको इन्होंने अपनी इस पुस्तक में, ब्रिटिश भारत का इतिहास जो पुस्तक थी, इसमें 3 विशाल भागों में बांट दिया, 3 खंडों में इसके टुकड़े कर दिए। और उसको किस तरह बांटा, देखिए, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ठीक है, इन 3 काल खंडों में बांटा था। काल खंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया, है ना। कुछ लोग जो थे उन्होंने इस जो निर्धारण किया था, विभाजन किया था, इसको काफ़ी कुछ लोगों ने मान लिया था। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? यानी ये जो इनके द्वारा विभाजन किया गया था, एक तरह से ये विभाजन सही नहीं था और भारतीय इतिहासकारों ने इस विभाजन को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इस तरह भारत का एक तरह से विभाजन जो था इतिहास का वो औचित्यपूर्ण नहीं था, सही नहीं था, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसमें इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं। यानी जो इतिहास है उसको अलग अलग कालखंडों में, समय अवधि में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि हम जानते हैं कि उसको पढ़ने में आसानी हो जाती है और निश्चित समय अवधि में जो परिवर्तन हुए उन सब की हमको अच्छी तरह से पड़ताल हो जाती है, ठीक है। इसकी भी एक वजह है, हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं, ठीक है। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं, यानी इनको बांटना एक तरह से महत्वपूर्ण है। इसके समय से समय को हम बांटते हैं, समय अवधि को हम बांटते हैं, और ये जो शब्द हैं अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं, यानी हमारे जो एक तरह से मनोभाव हैं, विचार हैं, वो अतीत के बारे में किस प्रकार के थे उस बात को ये दर्शाते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। यानी एक समय अवधि से जब दूसरी समय अवधि में कुछ बदलाव होता है तो उसका क्या महत्व हमारे जीवन में होता है, ठीक है। आगे हमको देखना है, मिल को लगता था कि
सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। तो जेम्स मिल जो थे उनको ऐसा लगता था कि ये जो एशियाई समाज हैं, है ना, एशिया महाद्वीप के जो समाज हैं सभ्यता के, ये सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। उनको ऐसा महसूस हुआ, ऐसा लगा कि जो एशिया महाद्वीप के जो समाज है, सभ्यताएं हैं, है ना, ये यूरोपीय सभ्यता से या यूरोपीय समाज से काफ़ी कुछ पीछे हैं। ठीक है। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का राज चलता था। यहाँ चारों और केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। उनको ऐसा लगा कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले, है ना, अंग्रेजों के आने से पहले एक तरह से हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यानी निरंकुश जो शासक थे उनका यहाँ पर शासन चलता था, है ना, वो राजा यहाँ कर थे। यहाँ चारों ओर केवल उसको ऐसा लगा कि यहाँ जो ये जो समाज थे इनमें धार्मिक बैर, जातिगत बंधन और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। ठीक है। मिल की राय में, यानी उनके विचार में, उनके सोच में, ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। यानी उन्होंने ऐसा सोचा कि ये जो ब्रिटिश जो शासन है भारत में, ये भारत को एक तरह से सभ्यता की राह पर ले जा सकता है, सभ्यता के मार्ग पर ले जा सकता है। ये किसका सोचना था? मिल का। ठीक है। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। उसने ऐसा सोचा कि ये सभ्यता के मार्ग पर आगे कब अग्रसित हो सकता है, जब भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, है ना, एक तरह से यूरोपीय कला, यूरोपीय संस्थानों और यूरोपीय कानूनों को लागू किया जाए, तो ये भारत जो है ये सभ्यता की राह पर चल सकता है। ठीक है। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। उन्होंने ऐसी सलाह दी, ऐसा विचार दिया, सुझाव दिया कि अंग्रेजों को भारत के पूरे भूभाग, संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। ऐसा सोचना किसका था? केवल मिल का। ठीक है। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। उन्होंने अपने मन में ऐसा सोचा कि अंग्रेजों की सहायता के बगैर, है ना, ब्रिटिश शासन की सहायता के बगैर जो है भारत है या हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान कभी प्रगति नहीं कर सकता। ठीक है। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। यानी जो ये इतिहास की जो ये धारणा थी, इतिहास की ये भावना हमको दिखाई दे रही है इसमें, इनके कथनों में, तो ये हमको अंग्रेजी शासन की प्रगति और सभ्यता का प्रतीक दिखाई दे रही है। ठीक है। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? इन्होंने कहा कि जब यहाँ पर अंग्रेज नहीं आए थे, उससे पहले भारत एक तरह से अंधकार के युग में था, है ना, सभ्यता उनकी पिछड़ी हुई थी। तो हम क्या इस तरह की धारणा, क्या इस तरह की सोच को स्वीकार किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम जानते हैं ये जो सोच बताई गई है ये केवल मिल की और ब्रिटिश लोगों की थी, न कि भारतीयों की। जैसा कि हमने इतिहासों में पढ़ा है और सुना है कि भारत जो था पहले से ही विकसित था, है ना, भारत को एक तरह से सोने की चिड़िया कहा जाता था और भारत को विश्व गुरु भी कहा जा सकता था और कहा जाता है, आज तक भी कहा जाता है। तो हम इस धारणा को किस प्रकार से स्वीकार कर लें, है ना, ये जो बता रहा है कि अंधकार का दौर था अंग्रेजी शासन से पहले, इस धारणा को कतई भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ठीक है। क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? बिल्कुल चलते थे। जब हिंदू धर्म था तब भी यहाँ पर मुस्लिम लोग रहते थे, और मुस्लिम धर्म जब प्रचलित में था, उसका अधिक प्रसार हुआ, तो भी हिंदू धर्म के साथ साथ और अन्य बहुत सारे धर्मों के लोग भी यहाँ पर रहते थे। ठीक है। क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? चलते थे। किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? यानी अगर
समय का विभाजन किया जाना है ना, तो उसको विभाजित करने के और बहुत सारे तरीके हैं। उसको धर्म के आधार पर, एक शासक के धर्म के आधार पर उस हिसाब से हम उसको तय नहीं कर सकते, इसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता, यानी केवल उनको ही एक तरह से महत्वपूर्ण बताया गया है, उनको ही प्राथमिकता दी गई है, बाकी अन्य को नहीं दी गई, ऐसा नहीं हो सकता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था, यानी केवल मध्यकालीन भारत की ही नहीं, जबकि प्राचीन काल के भारत की भी हम बात करें तो उस समय के एक तरह से शासक जो थे उनका भी एक धर्म नहीं था। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं, यानी जो वर्गीकरण है ना, जो एक तरह से बंटवारा अंग्रेजों के द्वारा किया गया, जो सुझाव दिया गया, उससे अलग हटकर भारतीय इतिहास जो हैं, इतिहासकार जो हैं, आमतौर पर भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं, यानी वो इतिहास का एक तरह से विभाजन इस रूप में करते हैं। ठीक है, इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं, यानी ये जो विभाजन भी किया गया इसमें भी कुछ समस्याएं सामने आती हैं। देखिए, इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई। कहाँ से आई? पश्चिम देशों से। ठीक है, पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। यानी जो आधुनिक काल है ना, जो वर्तमान काल जिसको बोलते हैं हम, उसको क्या माना गया है? देखिए, विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी। यानी ये कहना चाह रहा है कि वर्तमान काल में, आधुनिक काल में जो इतनी सारी सुविधाएं हैं, है ना, इतनी जो ये आज के समय में जो आधुनिक समाज की विशेषताएं हैं, ये मध्यकालीन समाज में नहीं थी। ठीक है, क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? नहीं अपना सकते, है ना। इसके बारे में भी हमको विचार करना पड़ेगा, है ना, मंथन करना पड़ेगा। जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, है ना, न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। यानी जिस रूप में जहाँ एक तरफ ब्रिटिश इतिहासकारों ने और इतिहास का विभाजन किया और ब्रिटिश शासन को भारतीय सभ्यता की राह पर विकसित करने का माध्यम बताया, तो उसी बात को भारतीय इतिहासकारों ने यहाँ पर ठुकरा दिया, है ना। और उन्होंने बताया कि अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, है ना, न ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। यानी जो उनके द्वारा बातें कही गई, है ना, वो मिथ्या साबित होती हैं। ठीक है, बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। क्या कहते हैं? औपनिवेशिक युग। ठीक है, आधुनिक काल को कैसे कहते हैं देखिए, उसको भी हम पढ़ेंगे। औपनिवेशिक क्या होता है या उपनिवेश क्या होता है? ठीक है, इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता, है ना, हमारे देश पर शासन किया और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित कर लिया। जो यहाँ के जो देशी जो रियासतें थी, उनके राजाओं को, है ना, नवाबों को दबा करके, है ना, उनको पराजित करके और किस तरह यहाँ पर अपना शासन स्थापित कर लिया। ठीक है, आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया। यानी जो उनके खर्चे होते थे उनको पूरा करने के लिए और आम जनता से राजस्व, लगान, एक तरह से कर वसूला जाता था। ठीक है, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदना, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल मान्यताओं और पसंद नापसंद
रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए, यानी ये हमको जानकारी करनी है। ठीक है, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को ही औपनिवेशीकरण कहा जाता है। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, यानी औपनिवेशिक या औपनिवेशीकरण क्या होता है। तो देखिए, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से यानी प्रभाव से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, परिवर्तन आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिक कहा जाता है। यानी ये जो बदलाव यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई जाती है अपनी आवश्यकता के अनुसार, है ना। इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, है ना। मूल यहाँ कारण मूल्य, मान्यता और नापसंद, पसंद, रीति रिवाज, तौर तरीकों में भी क्या बदलाव आए। यानी एक तरह से यहाँ पर पूरी तरह ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। यानी जो इसका नाम रखा गया है हमारे अतीत, कोई हमारा अतीत तो नहीं रखा गया है, क्योंकि इसमें विभिन्न जो समुदाय थे, अलग अलग थे, उन पर अलग अलग रूप से इसका प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, हम किस तरह जानते हैं। भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। यानी ये हमको आधुनिक काल के जो स्रोत हैं, आधुनिक काल की जानकारी के जो साधन हैं, उनका हमको कैसे पता लगता है, उनकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं, कैसे करते हैं। देखिए, प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। क्या करता है? अभिलेख। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। ठीक है, सरकारी जो कार्य होते थे सबका रिकॉर्ड वो रखते थे, है ना, ब्यौरा रखते थे। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो हर चीज़ को तिथिवार, है ना, तिथि क्रम में लिखना पसंद करते थे और ये मानते थे कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। यानी प्रत्येक बात को वो रिकॉर्ड किया करते थे। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। यानी इस तरह से लिखने पर जो वो लिखते थे, उनसे हम सारी वस्तुओं का, चीज़ों का, मान्यताओं का, ना, जो भी नियम, कायदे, कानून थे, सबका अध्ययन हम अच्छी तरह से कर सकते थे और उन पर वाद विवाद भी हम कर सकते थे। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। ठीक है, अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। यानी अंग्रेजों ने ऐसा महसूस किया कि जो हमारे द्वारा ये अहम दस्तावेज और पत्र जो लिखे जा रहे हैं, है ना, इनको संभाल करके सुरक्षित रखना भी बहुत आवश्यक है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवाए, जहाँ पर इनको एक तरह से रखा जाए। अभिलेखागार जो होते हैं वहाँ पर, है ना, इनको रखा जा सकता है। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते हैं, जहाँ पर ये अपने रिकॉर्ड को सुरक्षित रखते हैं, लेखे जोखे को सुरक्षित रखते हैं। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान बनाए गए हैं। यानी इनको सुरक्षित रखने के लिए संग्रहालय और अभिलेखागार आदि बनाए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए, 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। यानी 19वीं सदी की शुरुआत में, है ना, जब 19वीं सदी की शुरुआत हुई, उस समय के भी कुछ अभिलेखों को हम देख सकते हैं। कहाँ पर? देखिए, 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा, है ना, एक शाखा से यानी एक जगह से दूसरी जगह भेजे गए पत्रों
और ज्ञापन जो थे वो आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं, यानी वहाँ पर वो सुरक्षित रखे गए हैं। आप वहाँ जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी, ठीक है, यानी उनकी प्रतिलिपियाँ भी तैयार की जाती थी। उन्हें खुशनसीबी के माहिर लिखते थे, है ना, खुशनसीबी या सुलेख नवीस ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे, यानी उनकी प्रतिलिपियाँ नकल जो करवाई जाती थी वो ऐसे लोगों से करवाई जाती थी, बहुत सुंदर ढंग से वो चीज़ों को लिखते थे, जिनको खुशनवीसी या सुलेख नवीसी कहा जाता था, ठीक है। आगे देखिए, जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इस संस्थानों का कितना भारी महत्व था, यानी इस तरह के जो बनाए गए थे अभिलेखागार, है ना, और संग्रहालय, उनका इनके जीवन में बहुत अधिक महत्व था, ठीक है। आगे देखिए, कुछ साइड में दिया हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं। गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट, है ना, सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार, है ना, यानी एक तरह से ब्रिटिश सरकार, है ना, शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को रिपोर्ट मिल रही थी। उनके कुछ नमूने इस प्रकार हैं। बम्बई से देखिए, गृह विभाग को क्या रिपोर्ट मिली। इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज़ अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। ये रिपोर्ट गृह विभाग को भेजी गई, कहाँ से? बम्बई से, ठीक है। अगला है कराची। 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में हैं। यानी जो यहाँ के जो सैनिक थे, है ना, भारत सैनिक, उन्होंने विद्रोह कर दिया और उसकी सूचना ये गृह विभाग को अंग्रेज अफसरों के द्वारा भेजी जाने लगी, ठीक है। अगला देखिए, विशाखापट्टनम। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुए। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी भी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर न आए, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इंडिया कमांड सिचुएशन रिपोर्ट संख्या 7, यानी एक तरह से ये गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट थी और ये बताया गया था कि कहाँ से भेजी गई है। ये फाइल संख्या है गृह राजनीतिक जो विभाग था भारत सरकार, ठीक है। तो आज हमने इस अध्याय में काफ़ी कुछ अध्ययन किया, काफ़ी कुछ बारों के बारे में जाना। अब देखिए, तकनीकी भी फैलने लगी थी इस समय। इस तकनीकी के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई तरह की प्रतिलिपियाँ बनाई जाने लगी, है ना। यानी इस समय तकनीकी का एक तरह से विकास हो गया, है ना। एक तरह से छापे खाने का भी बहुत अधिक मात्रा में विकास हुआ और बहुत सारी तकनीकों के सहारे प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों को दस्तावेजों की कई तरह की प्रतिलिपियाँ बनाई जाने लगी, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। बाकी जो हमारा अध्याय रहा है इसका अगले वीडियो में फिर अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।